तो लीजिए सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 15वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अगले दिन दोपहर को बंशी का भांजा बड़े संकोच के साथ हजारी के घर खाना खाने आया। हजारी ने उसे तो होटल से भेज दिया, लेकिन खुद उस समय नहीं आ सका क्योंकि ग्राहकों की बहुत भीड़ थी। हाट का दिन था। माँ के हुक्म से टेम्पी को कई बार अतिथि के सामने जाना पड़ा, कभी आसन बिछाने के लिए तो कभी पानी का गिलास रखने के लिए। टेम्पी बड़ी चतुर चालाक लड़की है, अतसी की शागिर्द, लेकिन इस सुंदर लड़के के सामने बार बार जाते उसको भी जाने की ऐसी तो एक लज्जा होने लगी। बंशी के भांजे को थोड़ा अचरज हुआ। हजारी मामा देहात के आदमी हैं, यह उसे मालूम है। अब तक उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी। होटल के रोजगार से अब जाकर कहीं 2 पैसों का मुंह देखने लगे हैं। लेकिन हजारी मामा की बेटी देखने में अच्छी खासी है और उसका चाल चलन तौर तरीका स्कूल में पढ़ी आजकल की लड़कियों की तरह है। कायदे से कपड़ा पहनना जानती है, सजना संवरना जानती है और उसकी बातचीत का ढंग भी बड़ा सुंदर है। उसका खाना लगभग खत्म हो रहा था कि हजारी आ गया। उसने कहा, खाना खा चुके बेटा? मैं तो आ ही नहीं सका, आज बेहद भीड़ थी। और टेम्पी, जरा मुझको तेल तो दे बेटी, नहा लूं और फिर अपने इस दादा के सोने का इंतजाम तो कर दे। बगल के कमरे में जरा आराम कर लो बेटा। बंशी का भांजा जाकर लेटा ही था कि टेम्पी पान देने आई। पान का डब्बा नहीं है, एक छोटी रकाबी में रखकर पान लाई है। लड़के ने देखा रकाबी में चूना नहीं है, शर्माया सा बोला, थोड़ा चूना दे जाइएगा। टेम्पी का सारा शरीर लज्जा और आनंद से जैसे सिहर गया। इसका एक कारण यह था कि उसके लिए आदर सूचक क्रियापद का व्यवहार किया गया था, जो पहली बार किसी ने किया था। इससे पहले जीवन में किसी ने उसे आप और जी कहकर तो बात ही नहीं की। और यह नहीं कि उससे किसी ने बात नहीं की थी। गांव के रामूदा, गोपालदा, जवाहरदा, ये लोग भी तो बातें किया करते थे, लेकिन उससे तो उसे किसी दिन ऐसा आनंद नहीं हुआ। चूना लाकर रकाबी में रखकर उसने कहा, इतने में हो जाएगा? क्यों नहीं, वहीं रहने दीजिए। अच्छा, जरा एक गिलास पानी दे जाएंगी? टेम्पी को लड़का बड़ा अच्छा लगा। बातचीत करने का ढंग जितना अच्छा है, गले की आवाज़ भी उतनी ही मीठी। जब वह पानी का गिलास ले आई तो उसका जी हो रहा था कि लड़का एक बार फिर उससे कुछ कहे, लेकिन इस बार लड़के ने कुछ नहीं कहा। टेम्पी पानी का गिलास रखकर चली गई। जब शाम के 5 बज गए तो तीसरा पहर जब जाने कितनी दूर चला गया, टेम्पी ने एक बार झांक कर देखा। लड़का गहरी नींद में सो रहा है। अचानक जाने कैसा एक अकारण स्नेह टेम्पी के मन में भर आया लड़के के लिए। होटल में कितनी रात जागता रहता है, रात को अच्छी नींद भी नहीं आती होगी। टेम्पी ने जाकर माँ से कहा, माँ वह आदमी तो सो रहा है, पुकार लूँ या अभी सोएगा? टेम्पी की माँ ने कहा, सोता है तो सोने दो ना, पुकारने की क्या जरूरत है? नौकर कहाँ गया? नींद से उठने पर उसे कुछ तो खाने के लिए देना होगा, कुछ नाश्ता लाने को कह देती, वे भी तो घर पर नहीं है। टेम्पी ने कहा, पता नहीं चाय पीता है या नहीं, नहीं तो जागने पर थोड़ी चाय बनाकर दे देते, अच्छा होता। टेम्पी की माँ ने खुद कभी चाय नहीं पी, बनाना भी नहीं जानती। नए जमाने की बेटी का प्रस्ताव उसे बुरा नहीं लगा। उसने बेटी से पूछा, तू बना सकेगी ना? बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, तुम भी क्या कहती हो माँ? हंसते हंसते प्राण निकल जाते हैं। उसके बाद एक अपूर्व ढंग से हाथ हिला हिलाकर हंसी धरे चेहरे की ठोड़ी बार बार उठाकर झुकाकर कहने लगी, चाय कहाँ है? चीनी कहाँ है? केतली कहाँ है? चाय का पानी किसमें गर्म होगा? डिश प्याला चाहिए, सभी कुछ तो चाहिए। टेम्पी की माँ को उसका यह ढंग बड़ा अच्छा लगा। वह स्नेह भरी मुग्ध दृष्टि से मुंह फैलाए बेटी की ओर देखती रही। इस तरह और इतने सुंदर ढंग से टेम्पी ने पहले कभी बात नहीं की थी। इसी समय हजारी घर के अंदर आया। वह होटल में ही था। उसने पूछा, नरेन कहाँ है, सो रहा है क्या? टेम्पी की माँ ने कहा, तुम इतनी देर कहाँ थे? उसके लिए कुछ नाश्ता ला देना पड़ेगा ना। और टेम्पी कहती है, चाय बना दी जाती तो अच्छा होता। हजारी को टेम्पी पर बड़ा प्यार आया। वह बिना जाने जिसको इतने आदर से चाय पिलाना चाहती है, उसे क्या मालूम उसी के साथ उसके माँ बाप उसका ब्याह करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उसने कहा, मैं सब लाए देता हूँ, होटल में ही तो है, होटल में काम की बहुत भीड़ है। कलकत्ते से 10-12 बाबू लोग शिकार करने आए हैं। बहुत पहले वे लोग एक बार मेरे हाथ का बनाया मांस खाकर बड़े खुश हुए थे। पहले वे लोग उसी होटल में गए थे, वहाँ नहीं हूँ जानकर ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं। वे लोग रात में मांस और पुलाव खाएंगे। तुम लोग इस वक्त खाना ना बनाना, मैं होटल से भेज दूंगा। नरेन की वहाँ बहुत ज़रूरत है। बाबू लोगों से अंग्रेजी में बातचीत करनी होगी, वह तो मुझसे होगा नहीं। ठहरो, नरेन को जगा लूँ। टेम्पी की माँ ने कहा, नींद से उठने पर बिना कुछ खिलाए जाने देना अच्छा नहीं लगेगा। टेम्पी चाय के लिए कह रही थी तो पहले सारी चीज़ें भेज दो जाकर, अभी उसे मत उठाना।
तीसरे पहर नरेन की नींद खुली तो दिन बहुत ढल गया था। दीवार के किनारे वाले सहजन के पेड़ पर धूप पीली पड़ती जा रही है। नरेन शर्मिंदा हुआ। दूसरे के घर कैसी गहरी नींद में सो गया। कौन क्या सोचेगा, खास तौर से हजारी मामा की वह लड़की। लड़की अच्छी है। हजारी मामा की लड़की ऐसी चालाक चतुर, ऐसी तेज, ऐसी सुंदर है। इस तरह से कपड़े पहनना जानती है, यह किसने सोचा था। वह शर्माया सा बाहर जाने के लिए कुर्ता पहन रहा था कि इसी समय टेम्पी ने आकर कहा, आप उठ गए, मुंह धोने का पानी ला दूं? अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं होटल में ही। माँ ने कहा है आप चाय पीकर जाइएगा, मैं माँ से कहे आती हूँ। इस बीच हजारी ने नौकर के हाथ चाय का सामान भिजवा दिया। टेम्पी खुद ही चाय बनाने लगी। उसकी माँ नाश्ते के लिए फल काटने लगी। खीरा नहीं देते? एक डाब गाड़ दूं, घर का डाब है। टेम्पी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। गले में आंचल डालकर दबे गले से बोली, तुम भी कैसी हो माँ, चाय के साथ कभी डाब पिया जाता है? टेम्पी की माँ नाराज होकर बोली, क्या जानू भाई, मैं तो तुम लोगों के आजकल के ढंग समझती ही नहीं। जो समझो तुम ही करो। देश घर में से तो देखती आई हूँ कि नींद से जागने पर नए दामाद को डाब दिया जाता है। बात मुंह से निकल जाने के बाद टेम्पी की माँ मन ही मन जीभ काट कर चुप हो गई। औरत जरा बेवकूफ ढंग की है, जाने क्या सोचकर क्या कह देती है। हमेशा गहराई से सोचकर देखना नहीं जानती। टेम्पी ने अचरज में पड़कर पूछा, दामाद? नया दामाद? कौन दामाद? अरे वो कुछ नहीं, गांव में देखा था इसलिए कह रही हूँ। तेरी चाय हो गई? टेम्पी के मन में जाने कैसा एक खटका लग गया। वह बड़ी बुद्धिमती है, इसके अलावा बिल्कुल बच्ची भी तो नहीं। जब चाय और नाश्ता लेकर फिर लड़के के सामने गई तो क्यों उसे लाज लगने लगी, यह वह खुद ही नहीं समझ सकी। लड़के ने उसे देखकर कहा, यह क्या है? अब यह इतना नाश्ता किस लिए? बस चाय पर्याप्त है। टेम्पी किसी तरह नाश्ते की रकाबी रखकर भाग सके तो जान बचे। लड़के ने पुकार कर कहा, अगर एक पान दे सके। पान बनाने बैठी टेम्पी सोचने लगी, बाबा ने तो आज खट्टा मारा। चाय दो, पान दो, बनाओ, सारी गरज मुझे क्या पड़ी है? बाबा के होटल का आदमी है तो मुझे क्या। टेम्पी पान की रकाबी में पानी रखकर देने गई। लेकिन लड़का तो देखने में अच्छा है, बातें अच्छी करता है, हंसता सा चेहरा है। जाने क्या काम करता है होटल में। पान लेकर लड़का चला गया। जाते समय कह गया, मामी जी मैं जा रहा हूँ, मैंने बहुत तकलीफ दी, कुछ ख्याल ना कीजिएगा। इतनी देर तक सोता रह गया, अब वक्त नहीं है। लड़का अच्छा है। नया दामाद? कौन नया दामाद और किसका दामाद? माँ कभी जाने कैसी कैसी बातें बोल देती हैं जिसका कुछ मतलब ही समझ में नहीं आता। टेम्पी की माँ ने कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। यहाँ के तौर तरीके देखकर अवाक हो गई। मोटर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, स्टेशन पर बिजली और आदमी भी कितने। और उसके एंडोशालों में तो दिन रहते घर के पिछवाड़े बांस के जंगल में सियार बोलने लगते हैं। उस दिन तो दिन दोपहर को ही मछुआ पाड़ा के केष्टो मछुए के 3 महीने के बच्चे को सियार उठा ले गए। इसी बीच कुसुम एक दिन उन लोगों को घुमाने ले गई थी। कुसुम के साथ उन लोगों ने राधा वल्लभ स्थान, सिद्धेश्वरी स्थान, चूर्णी का घाट, पाल चौधरियों का घर, सब कुछ घूम घूम कर देखा। पाल चौधरियों का बहुत बड़ा मकान देखकर टेम्पी और टेम्पी की माँ दोनों ही की बोलती बंद हो गई। इतना बड़ा मकान उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। अब तक वे लोग अत्सी के घर को ही बड़े आदमियों के घर का आखिरी नमूना समझती आई थी। उनकी तो बोलती ही बंद होने की बात थी। टेम्पी की माँ ने कहा, शहर है तो बढ़िया कुसुम, इस देश में एक से एक लगे मकान और सब मकान पक्के, सभी बड़े आदमी। लड़के लड़कियों का चेहरा देखकर आंखें जुड़ा जाती हैं। हारे, इन लोगों के घर में ठाकुर देवता नहीं होते? पूजा के समय एक बार हम लोगों को ले आना बेटी, देवता को देख जाऊंगी। इससे ज्यादा वह और कुछ नहीं समझती। एक मकान के सामने बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हुई थी। लोगों की भीड़ अंदर जा रही थी। रास्ते के किनारे जाने कैसा कागज बांटे जा रहे थे। टेम्पी को लगा कि इसे ही शायद टॉकी कहते हैं। वह यही है। उसने कुसुम से पूछा, कुसुम दी यह टॉकी है ना? हाँ दीदी, किसी दिन देखोगी? एक दिन हम लोगों को ले आओ ना, माँ ने कभी नहीं देखा, हम सभी आएंगे। टेम्पी की माँ एक दौड़ती हुई मोटर की ओर ताक कर तब तक मुंह फैलाकर देखती रही जब तक वह रास्ते के मोड़ से घूमकर गायब नहीं हो गई। कुसुम ने कहा, अब जरा मेरे घर पे भी पैरों की धूल देती चलिए बड़ी माँ। कुसुम के घर जाते हुए रास्ते के किनारे रेल लाइन पड़ती है। टेम्पी की माँ ने कहा, कुसुम जरा रुको बेटी, एक रेलगाड़ी भी देखती चलूं। कहते न कहते एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी आ पहुंची। टेम्पी और टेम्पी की माँ दोनों ही टकटकी लगाकर देखने लगी। गाड़ी चल रही है तो चली ही जा रही है, उसका तो अंत ही नहीं, कितनी बड़ी गाड़ी है। कुसुम, बड़ी माँ रानाघाट अच्छा लग रहा है? लगता क्यों नहीं बेटी, अच्छी जगह है।
लेकिन असल में एंडोशाला के लिए टेम्पी की माँ के मन में ना जाने कैसा लगता रहता है। शहर से अभी तक वह अपना मेल नहीं बैठा सकी है। वहाँ के ताल तलैयों के घाट, सदाबोष्टम के घर के पास जो सूना रास्ता बांस के जंगल से होकर बाड़ूजे पाड़ा की ओर गया है। दोपहर के समय उसके घर के पास वाले शीरीष के पेड़ पर इस समय शीरीष के बीज सूखकर झुनझुन आवाज करते हैं। उसके आंगन के मचान पर अब तक कितनी लौकियां फली हैं। पपीते के पेड़ पर पपीते के कितने ही फूल और बत्तियां देख आई थी। उन सब के लिए उसका मन जाने तो कैसा करता है। लेकिन उसे यहाँ जो कुछ मिला है, टेम्पी की माँ ने उस तरह का सुख तो कभी जीवन में देखा ही नहीं। नौकर को हुक्म देकर काम करवा लेना सब लोग मानते जानते हैं, खातिर करते हैं। ऐसा सुंदर लड़का उसके होटल में मुहरिर है। इस तरह की बातें हो सकेंगी, कभी कल्पना भी नहीं की थी। सब लोग कुसुम के घर जा पहुंचे। कुसुम बहुत खुश हो गई अपने बाप के घर के, अपने देश गांव के ब्राह्मण परिवार को अपने यहाँ देखकर। कुसुम की सास ने आकर टेम्पी की माँ के पैरों की धूल लेकर प्रणाम किया। कहा, हम लोगों का बड़ा भाग्य है माँ कि आप लोगों के चरण की धूल यहाँ पड़ी। टेम्पी की माँ से कभी किसी ने इतने आदर से बातचीत नहीं की थी। इतना सुख भी उसकी किस्मत में लिखा था। हाय माँ झिटकी पोता की बन बीबी, तुम क्या ऐसी जागृत देवी हो। उस बार चैत के महीने में झिटकी पोता के मेले में जाकर टेम्पी की माँ ने बन बीबी स्थान पर 5.25 आने की मिठाई चढ़ाकर पति पुत्र की मंगल कामना की थी। अभी साल भी नहीं बीता, फिर भी लोग ठाकुर देवता नहीं मानना चाहते। कुसुम ने सबको जलपान कराया, पान बना कर दिया। कुसुम की सास ने आकर कितनी ही देर तक बातें की। कुसुम सिर्फ गांव की बातें ही सुनना चाहती है। कितने दिनों से बाप के घर नहीं गई। माँ बाप मर गए, ताऊ और काका लोग गए। ये लोग कभी खोज खबर नहीं लेते जरूर अगर उनकी हालत अच्छी होती। गरीब का आदर कौन करता है। उसने ये सारी दुख की बातें कही। कुछ देर और बैठने के बाद कुसुम उन लोगों को घर पहुंचाए। उस दिन हजारी के होटल में एक मजे की बात हो गई। 10-15 आदमी एक साथ खाने ही बैठे थे कि अचानक एक आदमी ने कहा, ठाकुर तुमने यह जो भात दिया है सवेरे का बासी भात है। भात बंशी ठाकुर दे रहा था, अवाक। यह क्या कह रहे हैं बाबूजी, हमारे होटल में सब नहीं होता। आधा आधा मन चावल हर शाम बनता है, उसमें भी पूरा नहीं पड़ता तो बासी भात कहाँ से आएगा। बेशक यह सवेरे का बात है, मैं कहता हूँ सवेरे का भात है। गोलमाल सुनकर हजारी ने आकर कहा, क्या कह रहे हैं बाबू, बासी भात? कभी नहीं, आप नए आदमी हैं, लेकिन ये लोग जो बराबर खाते हैं मुझे जानते हैं। मेरा होटल भले ही ना चले, लेकिन वैसी बुद्धि भगवान मुझे कभी ना दे। तब उस आदमी ने बहस को दूसरा मोड़ दे दिया। वह जैसे झगड़ा करने के लिए तैयार होकर आया था। थाली से हाथ खींचकर आंखें लाल करके चीख कर उसने कहा, तब तुम क्या कहना चाहते हो, मैं झूठ बोलता हूँ? हजारी, नहीं बाबू, यह तो नहीं कह रहा, लेकिन आपसे भूल भी हो सकती है। मैं कसम खाकर कहता हूँ बाबू, बासी भात हमारे होटल में नहीं रहता। नहीं रहता? नवाबी छाटते हो? बासी भात इस वक्त की हाड़ी में नहीं डालते थे तुम? नहीं बाबू, साफ देख रहा हूँ, फिर भी ना कहते हो, देखोगे मजा। इसी समय नरेंद्र तथा होटल के 2-4 और आदमी वहां पहुंचे। नरेंद्र ने गर्म होकर कहा, क्या मजा दिखाइएगा? देखोगे? निकलो बाहर दिखाता हूँ, चोर कहीं के। इस बात से बड़ा गोलमाल शुरू हो गया। सभी पुराने ग्राहकों ने हजारी की तरफदारी की। वह आदमी रास्ते पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा। सड़क पर जमा हुए लोगों के सामने खड़ा होकर कहने लगा, आप लोग भी सुन लीजिए साहबान, इसके होटल में मुझे बासी भात खाने को दिया, पकड़ लिया तो मारने आ रहे हैं। मैं भी पुलिस बुलाऊंगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करके ही रहूंगा। चोर कहीं के, तुम लोग आदमियों की जान लेना चाहते हो। इसी समय होटल के नौकर शशि ने हजारी को बुलाकर कहा, बाबू, इस आदमी को मैंने शायद बेचू चक्रवर्ती के होटल में देखा है। वहां जो मेहरी रहती है उसके साथ मैंने इसे बाजार से सामान लाते देखा है। नरेन में साहस बहुत था। उसने होटल के चबूतरे पर खड़े होकर चिल्लाकर पूछा, आप बेचू चक्रवर्ती के पद्महरी के कौन लगते हैं? वह आदमी फिर भी बाज नहीं है। हाथ फिर फेंक कर साबित करने लगा कि पद्महरी का नाम उसने कभी सुना नहीं। हाँ, पर उसके विरोध का तेज कम हो गया। कोई आदमी बोला, चुपचाप सरक जाओ भैया, क्यों मार खाकर मरने पर तुले हो। कुछ देर बाद फिर आदमी नहीं दिखा।